जाट जमीन के लिए जान देगा, SC/ST के लोग आरक्षण के लिए जान दे देंगे, राजपूत इज्जत के लिए जान दे देगा और मुसलमान धर्म के नाम पर जान दे देगा। लेकिन 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, राजेंद्र गुड़ा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसके अलावा और क्या करूंगा, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे भी, और 8वां चुनाव है। कांग्रेस को 8 चुनाव में एक बार मेजोरिटी मिली है, सिर्फ एक बार, 1998 के अंदर एक बार। उसके बाद में कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं, 2 बार सरकार तो हमने बनाई है। भाई रणवीर गुड़ा कहते हैं कि आपको मैदान उन्होंने दिया क्योंकि वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक भी वही रहे और फिर आप विधायक बन गए। इस बात को बच्चा चाहिए। उसके बाद उसने खेतली से भी चुनाव लड़ा, सूरजगढ़ से भी चुनाव लड़ा, और एक चुनाव मेरे साथ रह के पार्लियामेंट लड़ा, एक मेरे बिना साथ पार्लियामेंट लड़ा। तो मेरे बिना पार्लियामेंट लड़ा, उसमें उसके 4000 वोट आए। क्या आप ये चाहते हैं कि नरेश मीणा का साथ आपको मिले तो आपको जाट वोट भी मिल जाए, मीणा भी मिल जाए, राजपूत का भी एक कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं? भाई तो मेरे और भी हैं, लेकिन बेटा मेरे एक है, मुझसे नहीं होना चाहता। लड़की दिखा दी कौन सी, शादी कर दी कौन सी, तो जनता के साथ तो गलत ही हुआ है। और इसके बाद में सचिन पायलट का चेहरा दिखाया था 18 के अंदर, और उसके बाद में वो आ गए थे। पर ये तो कहेंगे ना कि राजनीति के जादूगर हैं, और कहीं भी कांग्रेस अगर मुश्किल में फंसती है, अशोक गहलोत को भेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो चेहरा आपका था ही नहीं, और उसके बाद में आप 200 सीट पर चुनाव लड़ते हो और आपके पास 21 सीटें आती है। आपकी जादूगरी है वो लाल डायरी। आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने मीडिया को दिया भी था, बाप बेटू के दोनों के कर्म। अशोक गहलोत का गेम दी एंड हो गया, समाचार समाप्त। हमारा तो जो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा अलग बात है, लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति परमानेंट खत्म हो गई। आप इस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, क्योंकि सीधा सा सवाल है, राजनीतिक आका कौन है? अपनी बेटी के जितने आप करीब हैं, एक तरफ ये सारी बातें हैं, और एक तरफ आपके बेटे के जब डांस का प्रोग्राम होता है तो उसमें बार डांसर्स आती हैं। अभी मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं उससे ज्यादा बढ़िया डांस करूंगा। बेबाक बयान, अपनी अलग सियासी शैली और हर मुद्दे पर खुलकर बयान देने वाले वो नेता जो राजस्थान में हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता में नहीं हो, लेकिन वो अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं और कभी कभी विवादित बयान भी दे जाते हैं, लेकिन राजनीति की एक अच्छी समझ वो रखते हैं। और वो एक ऐसे नौजवान नेता जो पीलीबंगा से उनका परिवार गुढ़ा गांव में आया और वहां दलितों के मसीहा कहलाए, छात्र राजनीति में भी जमकर हिस्सा लिया और वहां भी खूब आंदोलन किए। उसके बाद एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ा जहां पर राजस्थान में उसका कोई अस्तित्व नहीं था, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लेकिन फिर एक राजनीतिक स्टंट चला और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और वहां पर राज्य मंत्री बने। उसके बाद फिर चुनाव हारे, फिर चुनाव जीते, लेकिन अपनी राजनीतिक समझ से उसी पार्टी से चुनाव लड़े जिस पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े थे, और फिर से कांग्रेस में चले गए और वहां भी मंत्री बने। इसके बाद अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहे, लेकिन लाल डायरी की वजह से अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए, और इस जो लाल डायरी के मुद्दे ने खूब सियासी सुर्खियां बटोरी। अब चुनाव फिर से हार गए, लेकिन अंता के विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा के चाणक्य बने, और साथ ही साथ अभी भी जब भी कोई मुद्दा होता है तो उस पर खुलकर अपना बयान देते हैं। वो नेता है राजेंद्र गुड़ा, जो कि उदयपुर वाटी के विधायक रहे हैं, झुंझुनू से भी उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए, और साथ ही साथ अब उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा और कैसे पूरे राजनीति को वो देखते हैं, खुलकर बातचीत करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले, राजनीति की इच्छा कहाँ से हुई? क्या बचपन से ही ये तय था जब दलितों के लिए आप आवाज उठाते थे? देखिए, राजनीति की इच्छा नहीं है, तो ऐसे हालात बनते गए, और जिस तरीके से हम शेखावाटी के अंदर पॉलिटिक्स चलती है,
और वैसे पूरे राजस्थान में चल रही है कि कुछ चंद परिवार हैं और वो अपनी वो पॉलिटिक्स से, कुछ जाति विशेष है, कोई परिवार विशेष है, और उसमें चुनाव में लोगों से वोट ले लिए जाते हैं और उसके बाद में काम जो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी जाति के लिए करते हैं, बाकी दूसरे लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। इससे जो वहाँ हालात थे, और विशेषकर आपने जो दलित का जो मामला है, दलित समाज के लिए कहा आपने, एससी के लिए, तो ये सच्चाई है कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जो स्थितियां थी उसमें लोगों के साथ गैर बराबरी आज भी है, आज भी। और उस टाइम में वो उसका तरीका बदल गया, तो उसमें हमने काम किया, और जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वो लोग साथ हो गए, चुनाव जीत गए। शायद राजनीति की समझ आपको बहुत शुरुआत से थी, क्योंकि हमें वो किस्सा भी याद है कि आप अपनी दादी माँ से रुपए लेते हैं और उसके बाद एक घोड़ी लेकर के आते हैं। तो क्या ये राजनीतिक प्लान कहा जाए या दलितों का राजनीतिक उत्थान था, क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था कोई। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर आज भी कई कई जगह ऐसी स्थिति आती है, दुखद स्थिति आती है, और उस टाइम में ये बड़ी बात थी कि कोई शेड्यूल कास्ट का, मेघवाल समाज हो, चाहे नाइक हो, एससी का कोई भी कैंडिडेट हो, तो घोड़ी पर नहीं बैठते थे। तो जो हमारा घर है, हमारी हवेली है, वो चारों तरफ से 150-200 घर वो एससी के हैं चारों तरफ। तो पड़ोस भी उन्हीं का था, दोस्ती भी उन्हीं से होती थी, संपर्क भी वही था, और अब परिवार, शादी ब्याह, आना जाना तो होता। तो ऐसी स्थितियां बनी, किसी ने घोड़ी के लिए हाँ कर दी, बाद में एन मोमेंट में मना कर दिया, और वो जिसकी शादी होनी थी वो मेरे दोस्त का बड़ा भाई था। तो जब मैं वो देख रहा था स्कूल का, तो फिर वो ऐसा, तो उसी टाइम में पूछा कि क्यों नहीं भेज रहे आप घोड़ी। तो वो नाम तो बताना है, हमारे ख्याली मेहर हुआ करते थे, और उन्होंने कहा यहाँ घोड़ी चली जाएगी तो मेरी घोड़ी और दूसरे कोई नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी घोड़ी खराब हो जाएगी। बोले हाँ। तो मैंने घोड़ी के पैसे लेता, फिर हम घोड़ी खरीद ली थी। फिर वो गांव में राइडिंग भी करते थे, और लोग ले जाते थे, तो घोड़ी पर दोनों को बचे, जिनके कोई नहीं जाता था उनके मैं जाता था, ऐसा। अब धीरे धीरे लोगों को वो चीजें अच्छी लगी, वो हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो ये था कि यार इनके साथ ऐसा क्यों। मंदिर का मामला था, कोई तालाब का मामला था, और ऐसी बहुत सी चीजें थी। और दुनिया में कमजोर को ताकतवर आदमी दबाता है, आज भी दबा रहा है, पहले भी दबा रहा है, आगे भी ये चीजें, व्यवस्था तो ठीक नहीं, उसको ठीक कर कोशिश की थी, ये था। आप राजपूत समाज से आते हैं, और मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब छुआछूत बहुत हुआ करता था। तो कभी परिवार ने मना नहीं किया कि किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, अगर वो जमीन पे बैठ रहे हैं तो आप जमीन पे बैठ रहे हैं? देखिए, राजपूत समाज के अंदर सदा दो लाइनें रही हैं, दो लाइन। एक वो लाइन रही है, चाहे आप रामदेव जी को ले लो, रुणीचा वाले रामदेव जी थे, तो उन्होंने उस जमाने में जो दलितों के साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जो पशु जैसा बर्ताव होता था, गले के अंदर छबड़ा डालते थे, पीछे पूंछ लटका देते थे, और बस्ती के अंदर सुबह शाम जाने नहीं देते थे, उसी स्थिति के अंदर रामसा पीर ने काम किया था। अब राजपूत समाज की बात कर रहे हो, तो इस वर्णी व्यवस्था के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ सबसे पहले जिसने लड़ाई शुरू की वो क्षत्रिय थे, वो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। उन्होंने सबसे पहले इस वर्णी व्यवस्था को चुनौती देने का काम महात्मा बुद्ध ने किया था। उसके बाद में आप यदि क्षत्रिय की बात करें तो मीरा जी ने वीरदास जी को अपना गुरु बनाया था। और ये जो एससी की राजनीति करने वाले, बरसों तक एससी के लोगों, सबसे ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, यदि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सबसे ज्यादा यदि किसी ने भेदभाव किया तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। गांधी को महात्मा कभी अम्बेडकर ने कहा ही नहीं। बोले ये तो डीलर है, डील करता है। नेहरू जी ने उनको चुनाव लड़ाने के लिए हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। 52 का चुनाव उनको नेहरू जी ने हराया, 53 का चुनाव उनको नेहरू जी ने हराया, और उसके बाद में जो वो राज्यसभा से गए पश्चिमी बंगाल से,
तो उसमें तो विपक्ष का रोल था। वो सीट ऐसी थी कांग्रेस की आ ही नहीं सकती थी, अपोजिशन के लोगों ने प्रपोज किया था। और फिर डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत, उस शख्सियत को हिंदुस्तान का जो माना हुआ एशिया का माना हुआ अर्थशास्त्री था, जिसको आपने लो मंत्री बना के छोड़ दिया, क्या उस पर्सनैलिटी के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ इंसाफ था क्या ये? जिसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उस जमाने का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था उस जमाने का, और उसको आपने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया? तो और उसके बाद में उस वर्तमान व्यवस्था से तंग होके, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, और डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया 4 लाख के साथ। महार सत्याग्रह के बाद क्या हुआ? महार सत्याग्रह के बाद उस तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें 108 घड़े गोबर के डाले गए थे उसमें, और इतने ही गूंथ के डाले गए थे। फिर वो बाबा साहब ने वहां मनुस्मृतियां जलाई थी। पर गुड़ा जी, कहने सुनने में ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, और गांव की बात, हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो कभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, परिवार ने क्या एक शब्द भी नहीं कहा? देखिए मैं बताऊं आपको, इस मामले में हमारा परिवार, ये कभी ये छुआछूत वाला मामला, ये अलग बात है कि हमने, हमारे पूर्वज जो हमारे दादा होंगे और होंगे, लेकिन घरों में आना जाना मिलना, मैं बता रहा हूँ मेरा घर गांव में जिसके 150 घर चारों तरफ मेघवाड़ समाज के हैं, उसके बाद में 20-25 घर नाइक समाज के हैं, उसके बाद में मीणा समाज के हैं। ये 3 मीणा, नाइकी और वाल्मीकि समाज, और इधर मीणा समाज, इनके बीच में हमारा घर है। दोस्त भी वही होते थे। तो ये चीज, और फिर मैं तो जहां तक सोचता हूँ, ये मीडिया के अंदर सारी चीजें चलती है, लेकिन आप कोई कर सकता है? डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा नेहरू जी ने भारत रत्न खुद को जीते जी दे दिया था, और अंबेडकर को नहीं दिया था। क्या डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान के हकदार नहीं थे? वीपी सिंह ने किया था वो, लेकिन आज वीपी सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और उन्होंने जो मंडल कमीशन लागू किसने किया था? वीपी सिंह ने किया था। जो इस देश की आजादी के 78-79 साल बाद में यदि सामाजिक परिवर्तन किसी ने किया है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था 11 महीने में। और इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें, बिल्कुल ये बातें तो खैर बहुत लंबी है, जितनी हम करेंगे उतनी ही निकल कर आएंगी, लेकिन राजनीतिक समझ आपकी है और आपको पता है कि समाज के साथ जाना है। झुंझुनू में आप चुनाव लड़े तो आपको एक समुदाय विशेष वर्ग के साथ ज्यादा देखा गया, क्योंकि उनके वोट ज्यादा थे, आपके समाज के वोट कम थे। आप वो चुनाव हार गए, वो बात अलग है, लेकिन ये चीजें तो आपके साथ देखने को मिलती मुझे 40,000 वोट मिले, और मेरे समाज के जितने तथाकथित नेता, जो आजकल वो नेता है ही नहीं, ये सारे मंत्री और विधायक जो भी थे वो सारे के सारे मेरे अगेंस्ट थे। उसके बाद जो मुसलमान है उन्होंने मुझे 70% वोट डाले। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा क्षेत्र नहीं था वो, मेरा विधानसभा नहीं था, मेरे पास पार्टी नहीं थी, लेकिन मुझे झुंझुनू के 70% मुसलमानों ने वोट डाला मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जिस तरीके से मैंने सिर्फ एक बात कही थी, एक ही बात कही कि हम मुसलमानों को साथ दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे। ये दाढ़ी के बुरके के आधार पर, नाव के आधार पर ये जो दोगला बर्ताव हो रहा है, नहीं होने देंगे। इस एक बात पर मुसलमान ने मुझे वोट डाल दी, एक बात पर। और आज हकीकत है, इतना बड़ा समाज, ये मुसलमान हकीकत में मजलूम है। घोड़ा गाड़ी चला रहा होगा तो आप पूछ लेना उसका नाम कोई फिरोज होगा, उसका नाम कोई अयूब होगा, मुश्ताक होगा। गधा गाड़ी चलाने वाला भी वही होगा, पेंशन निकालने वाला भी वो होगा। और उसका कैसे जैसे तैसे करके शाम को 200-400 रुपए मेरे पास इकट्ठे हो जाए मेरे परिवार को। अब उनको आज वो भयभीत है, वो डरे हुए है। और जिस तरीके की राजनीति हो गई, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो गुड़ा साहब, आपको AIM पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आप मिले थे उनसे, देखिए आपने शिवसेना ज्वाइन कर ली। देखिए शिवसेना से मेरा कोई वो नहीं था। वो जिस टाइम में जो सिचुएशन थी, कांग्रेस ने मुझे निकाला, मैंने कांग्रेस की 2 बार सरकार बनाई, तीसरी बार मैंने सरकार बचाई। और उसके बाद उन्होंने जो किया
और मेरे व्यक्तिगत संबंध थे एकनाथ शिंदे जी से, और वो जो मामला था, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओवैसी की बात है, ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर है, और पार्लियामेंट के अंदर बहुत शानदार बोलते हैं, अपने लोगों की आवाज उठाते हैं। कहाँ गलत है? संविधान के खिलाफ तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे देश के संविधान के खिलाफ जब कल हमारा रिप्रेजेंटेशन दुनिया अरब कंट्री में गया तो हिंदुस्तान की सरकार ने भेजा उनको, हमारी गवर्नमेंट ने उनको, ओवैसी को नहीं भेजा क्या? ओवैसी ने कभी आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं किया, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, संविधान के। अब जो लोग सबसे ज्यादा, सच्चर कमेटी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति मुसलमान की है, और सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार का काम है कि सबसे कमजोर का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। आप सबसे ज्यादा उनको दमन कर रहे हो। क्या बुलडोजर है, क्या हो रहा है? मेरे पास रोज फोन आते हैं दुनिया भर के, कोटा से कोई हसाब अंदर डाल दिया, और एक इमरान नाम के लड़के को भी उठा के 4 दिन से पता नहीं है कहाँ है। मैंने आईजी से बात की है, कोटा वाले राजेंद्र गोयल जी से मैंने बात की, मेरे यार क्या है? तो मतलब जिस तरह की 3rd डिग्री मेथड है, लोगों को ठोकना है, पीटना है, चोमों में क्या किया? ये ऐसा कभी होता है क्या? कि अब ये सच बात है कि वो अपनी मस्जिदों से प्यार करते हैं, उन झूठी अफवाह किसी ने फैला दी, और उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए आपको बताओ, जाट जमीन के लिए जान देगा, SC ST के लोग आरक्षण के लिए जान दे देंगे, राजपूत इज्जत के लिए जान दे देगा, और मुसलमान धर्म के नाम पर जान दे देगा। उनके पास कुछ भी नहीं है। अब उनको ये पता चले कि हमारी मदरसे को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, कुछ भी नहीं है, किसने पत्थर फेंक दिए, घरों में आप तोड़ रहे हो, बुलडोजर पहुंचा रहे हो, और डिलीवरी हो रही थी उस महिला के, उसको उठा ले गए, जिसकी ये तो सबसे कमजोर है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का मुसलमान विलेन नहीं है, यहाँ का तो मजलूम है ये, पर मजलूम को तो मदद होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, कोई नमाज पढ़े, कोई पूजा करे, इससे हमारा। बुढ़ा जी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल आएगा, मेरे मन में भी ये सवाल है। दलित मजलूम थे, आपने बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली, मुसलमान मजलूम हैं, आपका कहना है ऐसा, तो फिर आप AIM पार्टी को ज्वाइन कर लेते। आप शिवसेना को आपने क्यों ज्वाइन किया? क्या हिंदू विचारधारा से आप जुड़ना चाह रहे थे? देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की बात, तो इस धर्म के नाम के ऊपर सबसे ज्यादा कुर्बानियां यदि किसी ने दी है, सबसे ज्यादा, तो मेरे क्षत्रिय समाज ने दी है। हजारों की तादाद में महिलाएं आग में कूद जाया करती थी। सामने कौन थे? वो धर्म के नाम पर ही तो हो रहा था। जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ, पद्मावती के टाइम हुआ, कर्णावती के टाइम हुआ, जी जोर 2 ही नहीं हुए थे, 10 जोर हुए थे, 20 जोर हुए थे। और किस लेवल के ऊपर लड़ाइया 550 साल तक, 500 साल तक तो लड़े थे। फिर उसके बाद में मराठों से लड़े थे। और ये जो आप बात है, महिलाएं जल रही हैं, जवान लड़के मर रहे हैं, सर कटा रहे हैं, तो ये आज हिंदुस्तान के अंदर इस प्रदेश को, इस देश को हिंदुस्तान रखने का यदि काम किया इतिहास में, तो सबसे ज्यादा किसी एक को तो मेरे पूर्वजों ने किया। और इस पर मुझे घमंड है, बिल्कुल गर्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस मामले में धर्म का ठेका बिल्कुल ही निजी मामला है। एक बीजेपी का है क्या धर्म का ठेका? मैं भगवान राम का वंशज हूँ मैं जी। और इसमें ये बीजेपी का क्या लेना देना है? कोई भी आदमी, आपको जानकारी है, आप शायद मेरे बारे में नहीं जानते, आप जाके देखना, हमारे मनसा माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हमने किया है। और जिस तरीके जब अभी मेरे गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा है 28-29 तारीख को, जो तो उस टाइम में हजार की तादाद में हमारे, चाहे कोई मंदिर का मामला हो, चाहे कोई आश्रम का मामला हो, चाहे कोई हमारे भजन हो, ये हमारे पुल के नीचे, मेरे घर में जाके देखना आप अंदर। नहीं बिल्कुल, आप देवी के उपासक हैं, आप अंदर जाके देखिए, स्त्री का सम्मान करते हैं, ये बात बहुत अच्छी है और ऐसा हमें पता है। ये चीज मैं कहूंगी कि ये चीज पता है, लेकिन आप शिवसेना ज्वाइन कर लेते हैं,
क्या बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे थे और बीजेपी में किसी ने लिया नहीं? देखिए बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, इस जिंदगी में बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी। एक बात बता देता हूं। दूसरा है कि कहीं भी हम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में जब नाइंसाफी हुई तो हमने वहां आवाज उठाई, चाहे चीफ मिनिस्टर के सामने बोलने का मामला था, महिला के मामला, किसी महिला के सम्मान में बात रखनी थी, हमने रख दी। और इसमें जहां कोई बात होगी तो हमारी आवाज है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो इसके लिए पार्टियों की जो आप बात कर रहे हो, तो MIM कोई गलत नहीं है, मैं नहीं मानता MIM को गलत। आप अपने लोगों के लिए बोलना, अपने लोगों के लिए काम करना कहाँ गलत है? मुझे एक चीज बताइए आप, अब ये मीडिया के अंदर कौन क्या कहता है, वो हुमायूं कबीर ने वो बाबरी मस्जिद वाला मामला वो पश्चिम बंगाल में कर दिया। तो मुझे एक बात बस, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था राम मंदिर बनाने के लिए, तो उस टाइम में अयोध्या में ही उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए जमीन अलॉट की है। ये लोग कहते हैं वहां तोड़ देंगे, ये कर देंगे, संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंटेप्ट नहीं है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के लिए जमीन नहीं अलॉट की, तो वहां यदि अयोध्या में अलॉट की है तो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था इधर मंदिर में बन जाए, इधर मस्जिद बन जाए, जमीन दी है ना। अब वो करे हम वहां उसको नहीं, ये क्या मतलब है? आप धर्म, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप सच बात है कि लोगों के जीवन में आज भी आप बताइए, आजादी के लगभग 80 साल हो रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था के अंदर 80% शेड्यूल कास्ट के लोग जिनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, 80% के आज भी, जो चाहे बंजारे हैं, चाहे सपेरे हैं, चाहे गाड़े लोहार हैं, चाहे ये वो सारंगी वाले भोपे हैं, ऐसी जातियां जिनका आजादी से पहले और आजादी के बाद उनके जीवन में बाल जितना भी फर्क नहीं आया। वही सरकियां लेके वही चलते हैं, उनके बच्चों को नई तालीम है, क्या बात करते हैं। बिल्कुल, कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती, कोई भी संगठन बुरा नहीं होता, और उसकी शायद उसे बनाया इसलिए जाता है ताकि समाज का उत्थान हो सके, ठीक है। लेकिन अगर हम ये पूछे आपसे कि राजेंद्र गुढ़ा की राजनीतिक विचारधारा क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिस जगह कोई भी प्रभावशाली जाति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ भी जो जोर जुर्म करेंगे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना, उनको ताकत देना। इसके लिए वो चाहे ओवैसी है, मैं ओवैसी की बात से 90% 80% की बात से सहमत हूँ। और इसलिए सहमत हूँ कि जो सबसे ज्यादा कमजोर जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सब आखिरी पायदान पर मुसलमान खड़ा है, वो उनके लिए बोल रहे कि वो देश के नागरिक नहीं है। तो इसमें मैं उनसे मिला हूँ, मेरा मिलना जुलना रहा है। बिल्कुल। तो मुझे दूसरे लोगों से ठीक लगा वो आदमी, जो खुल के तो बोलता है, यहाँ कुछ बोलते हैं, पीछे से कुछ बोलते हैं, दोगला चरित्र तो नहीं है। मुझे एक चीज बताइए आप, कांग्रेस का हिंदुस्तान में लगभग 60 साल तक राज रहा, 60 साल तक। 17 साल तक नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी की 3 बार प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव वगैरह, आपको पता है मनमोहन सिंह 10 साल रहे, लगभग 60 साल। और 60 साल में जिन्होंने 60% वोट मुसलमान ने दिए कांग्रेस को, क्या आज उनकी हालत ऐसी क्यों हो गई? सरकारी नौकरी में कहाँ है, व्यापार बिजनेस में कहाँ है, उनके पास संचित जमीन उनके पास कितनी है? आप मुझे बताइए कि जो लोग, तो ये इस पूरे मामले में जो सबसे कमजोर लोग हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, क्यों डरा रहे हैं उनको डराने से क्या मिलेगा? बहका वातावरण, हकीकत बता रहा हूं, मैं उनके बीच में जाता हूँ, वो मेरे पास आते हैं, और इस लेवल का अब मुसलमान होना गुनाह हो गया। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या संविधान ने उनको वो अधिकार नहीं दिए जो आपको मुझे दिए? क्या तो ये मजबूत होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। तो क्या किसका क्या बिगड़ है? विलेन की बात आप करते हो, विलेन की बात करते हो, तो मैं कहता हूं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, आप जाके देखेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सांसद कौन है, सबसे ज्यादा विधायक कौन है, सबसे ज्यादा प्रधान प्रमुख कौन है, सबसे ज्यादा अधिकारी किसके है?
सबसे ज्यादा सिंचित जमीन किसके पास है, सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर कौन है, एजुकेशन में सबसे नंबर 1 कौन है, कौन है, कौन है बताइए। मुसलमान तो नहीं है। नहीं। तो उनको विलेन क्यों बना रहे हो, उनको खलनायक बना रहे हो। आज मूवी जो बन रही है फला जो ये, मैं जहां तक समझता हूँ कांग्रेस का जितने भी विधायक बनते हैं उनमें से 70% विधायक कांग्रेस के मुसलमान से बनते हैं, सांसद जो टोटल बनते हैं वो मुसलमान से बनते हैं। उनको वापस क्या देते हैं, वापस क्या देते हैं, क्या दिया उनको, मतलब अब तो ये मुसलमान बोलना ही गुनाह हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता, मुझे एक बात बताइए, हमारे क्याम खानी है वो राजपूत थे, आज वो राजपूत मुसलमान है। हुड्डा जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि मुसलमान कहना गुनाह हो गया है, मुझे लगता है कि शायद नेता ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए, जोधपुर में आप देख लीजिए, मारवाड़ में, वहां पर आज भी हिंदू मुसलमान बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता इस चीज को? देखिए सभी जगह रह रहे, लेकिन ये एक तो इसमें मीडिया का रोल, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उसने तो सारे चैनल में एक ही चीज चलता है कि जो स्थितियां हैं, मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, इंटरकास्ट शादियां सभी जगह हो रही है, जातियों से बाहर भी हो रही है, धर्म से बाहर भी हो रही है। और इसमें एक बात आप बता देना, एक ऐसी न्यूज चली हो, एक ऐसी न्यूज जिसमें लव जिहाद की बात करते, एक ऐसी न्यूज चली हो जिसमें किसी हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और उसकी न्यूज कभी नहीं चलती, और जो दूसरा है तो उसमें लव जिहाद हो जाता है। ये मैं जहां तक समझता हूँ दूसरे जातियों पे रोज हो रहा है। मेरे झुंझुनू हमारे शेखावाटी में तो भूचाल आया हुआ है इंटरकास्ट का, इस लेवल पर, मतलब सबसे ज्यादा थानों के अंदर मुद्दे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तो ये बच्चियों के, लड़कियों के आ रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि लव जिहाद नहीं होता या नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम थोड़ी पहले पहुंच जाते हैं, कोई प्रदर्शन कर रहा होगा तब हम कवरेज के लिए तो जाएंगे ही ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा, टीवी के अंदर जो डिबेट हो रही है, आज डिबेट होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार, आज को आपको जानकारी होगी शायद किस लेवल पर नौजवान विशेषकर लड़कों में आत्महत्या करने का रेशा कहाँ चला गया। इतनी बड़ी तादाद में, मेरे एक पचलगी का ब्राह्मण समाज का एक लड़का जो रिंग से अपने बड़े भाई को फोन करता है, भाई मैं मर रहा हूँ, ट्रेन सामने, ट्रेन की सिट्टी बज रही है, और उसका भाई कह रहा है तू सुसाइड मत कर, वो कह रहा है कि मुझे गलत तरीके से एग्जाम में मुझे मिस कर दिया गया और अब मैं मर रहा हूँ, और इतनी देर में ट्रेन की सिट्टी बजती है और वो बच्चा 22 साल का बच्चा सुसाइड करके मर जाता है। और ये एक घटना थोड़ी है। तो जब इस लेवल पर नौजवान में हताशा आ रही है तो हमारी प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि हम हमारे नौजवान को रोजगार दें, हमारी शिक्षा ठीक हो, और बाकी तो हमारी प्राथमिकताएं दूसरी ओर हो सकती हैं। लेकिन ये मंदिर मस्जिद है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं अयोध्या नहीं गया आज तक, मेरे पिताजी भी नहीं गए, मेरे दादाजी भी नहीं गए, मेरे परदादा का पता नहीं, लेकिन मुझे 3 पीढ़ी का पता है। और ये हमारे घर में मंदिर है, ये हमारा वो मामला है, वो ठीक है, वो जो बना हम उसका स्वागत करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया जी। लेकिन इसमें ये कांग्रेस के जो लोग हैं, आपको बताना चाह रहा हूँ 1948 के अंदर इस मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई थी। उस टाइम में नेहरू प्रधानमंत्री थे और पंत यूपी के मुख्यमंत्री थे। फिर उसके कांग्रेस के राज में ताले खुले, कांग्रेस के राज में शिलान्यास हुआ, कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस के राज में ही जो मस्जिद का हुआ वो तो कांग्रेस के राज में हुआ। तो इसमें सारा काम तो कांग्रेस ने किया है और बाकी का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्रेडिट बीजेपी ले गई, कांग्रेस ले नहीं पाई। कांग्रेस नहीं, इधर उनको मुसलमान भी चाहिए और वो ये भी चाहते हैं। आज मुसलमान के साथ पूरा कांग्रेस यदि चाहे तो मुसलमान के साथ इस तरह का डर का वातावरण को बना सकता है। वो मोहम्मद दीपक का एक लड़का था, वो वहां से उत्तरांचल के अंदर, और उस एक लड़के ने पूरे सिस्टम घुमा दिया। तो क्या राहुल गांधी ने उसको धन्यवाद दिया? तो क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के लोगों को नहीं कह सकता तुम इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो? जिस लेवल पर लोगों के साथ, मैं ये नहीं कह रहा
कि बात मुसलमान की है, यदि हिंदू है या किसी भी जाति का है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, इस पर हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, राजेंद्र गुड़ा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसके अलावा और क्या करूँगा, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे भी, और राजस्थान के अंदर नई राजनीति खड़ी करेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यदि जनता भाजपा से राजी होती, भाजपा से, तो 2018 के अंदर भाजपा को क्यों हराया होता? और यदि कांग्रेस से राजी होती तो कांग्रेस को अब और 13 के अंदर और 3 के अंदर क्यों हराया होता? 3 में कांग्रेस को हराया, 13 में कांग्रेस को हराया और 23 में कांग्रेस को हराया। और उसके बाद में 3 बार ही, तो एक बार इसको, एक बार इसके साथ चले जाते हैं, ये ठोकता है, फिर उधर चले जाते हैं, ये थप्पड़ मारता है, तो दोनों इनके साथ तो जनता ही नहीं। मतलब विकल्प तो जनता के पास कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि आरोप लगते हैं और आप भी कहते हैं कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। तो मतलब क्या हम ये माने कि राजेंद्र गुड़ा जो है, अगर थर्ड फ्रंट राजस्थान में बनता है तो उसका भाग होंगे? मुझे एक चीज बात बताइए, आप समझ सकते हैं जनता क्या चाहती है। जब अभी अंता का चुनाव हुआ तो उसके अंदर एक सरकार लगी हुई थी पूरी, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी थी पार्लियामेंट की, जहां उन्होंने 10 बार चुनाव लड़े हैं, 10 बार, बेटे और माँ ने। और उस जगह पूरी सरकार लड़ती है, और हम 20 दिन से पहले जाके हम वहां चुनाव लड़ते हैं, 128 वोटों का फर्क है। तो जनता क्या चाह रही है? थर्ड फ्रंट नहीं चाह रही। झुंझुनू का चुनाव देख लो, आप सभी जगह उठा के देख लो, आप इसके अंदर देवली का और उड़ियारा का चुनाव देख लो, उसके अंदर या कहीं भी देख लो, जब 6 जगह चुनाव हुए थे पिछले 7 जगह उपचुनाव में, तो हर जगह कांग्रेस नंबर 3 पर थी। कांग्रेस नंबर 3 पर थी। अब हर किसी को पता है प्रमोद जैन भैया ने क्या काम किया था। अशोक वो भरत सिंह जी चीख चीख के दुनिया से चले गए, भरत सिंह जी जैसे ईमानदार आदमी। और जिस लेवल की प्रमोद जैन भैया को लूट की छूट दी अशोक जी गहलोत ने, तो पैसा बेशुमार था, बेशुमार पैसा था है। और वो एक एक वोट 8-8, 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदे। और उसके बाद वो जिस तरीके से पैसे के दम पर चुनाव हुआ, तो क्या पैसे से चुनाव प्रभावित नहीं होते? क्या हमेशा होते हैं। तो वो बाकी जनता किसके साथ है वो तो आप पता चल जाए। और आने वाले तो मतलब क्या राजेंद्र गुड़ा ने आने वाले समय को भाप लिया है, और इसीलिए अंता के विधानसभा उपचुनाव में वो हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आए, वो नरेश मीणा के साथ नजर आए, और आम आदमी पार्टी के साथ भी नजर आए कहीं ना कहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी लड़ाई लड़ रही है। हमारा मिलना जुलना होता है। मैं संजय सिंह जी से मिला था, यहाँ भी मिला था, दिल्ली में मिला था, हमारी बातचीत होती है। और इसके अंदर नरेश मीणा की बात करते हो तो नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहा है, और उसको गलत तरीके से उसको जेल में डाला गया था। जब उसके साथ नाइंसाफी, उनके फादर मेरे पास आए थे, उनके परिवार के लोगों ने, मुझे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए तो मैंने की। और इस पूरे मामले के अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन कांग्रेस 1990 के बाद में 7 चुनाव हो गए, 2 बार भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 2 बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार अशोक जी रहे, 7 चुनाव हो गए। 8वां चुनाव है भजन लाल जी का, 90 के बाद में 8वां चुनाव है। कांग्रेस को 8 चुनाव में 1 बार मेजोरिटी मिली है, सिर्फ 1 बार, 1998 के अंदर 1 बार। उसके बाद में कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं, 2 बार सरकार तो हमने बनाई है। तो आप ये देखो कांग्रेस की स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर। 8 चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है 1 बार, बाकी 7 चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं था, 2 बार तो लगड़ी सरकार थी। तो जनता क्या चाह रही है वही होगा। आने वाले चुनाव में आप देखना क्या होता है। अब 2028 में आपका बेटा भी शिवम गुड़ा बहुत राजनीति में एक्टिव है, अब वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, शायद मैं सही हूं तो, क्योंकि एज भी नहीं होगी उतनी। तो एज नहीं होगी उसकी, लेकिन छात्र राजनीति का चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये कोई मैं फैसला करने वाला नहीं होता। आज के बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, और इसमें उसको जो करना है उसको वो करे। बाकी 28 में उसकी उम्र 25 साल नहीं हो रही,
ये तो इस मामले के अंदर ये तो चीज क्लियर ही हो गई। और बाकी जो भी पॉलिटिक्स करते हैं उनके परिवार के लोग उनका सहयोग करते ही है, चाहे वो उनका बेटा हो बेटी हो, परिवार करते हैं। पर राजेंद्र जी, क्योंकि अभी तो फिलहाल राजस्थान में माफ कीजिएगा, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि छात्र संघ चुनाव बेटे को लड़वाया जाए, और अगर वो अध्यक्ष बन जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो एक जो बात कही जाती है, आपके भाई रणवीर गुड़ा कहते हैं कि आपको मैदान उन्होंने दिया क्योंकि वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक भी वही रहे और फिर आप विधायक बन गए। वो मेरे से उम्र में 2 साल छोटा है मेरे से, और गांव में उसका रहना सहना नहीं था। और उसके बाद इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद उसने खेतड़ी से भी चुनाव लड़ा, सूरजगढ़ से भी चुनाव लड़ा, और एक चुनाव मेरे साथ रह के पार्लियामेंट लड़ा, एक मेरे बिना साथ पार्लियामेंट लड़ा। तो मेरे बिना पार्लियामेंट लड़ा, उसमें उसके 4000 वोट आए पार्लियामेंट में, और मेरे साथ लड़ा, उसका पूछना कितने लाख से ऊपर वोट थे, 1 लाख से। तो इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ वो बहुत कम उम्र के अंदर विधायक बन गया था, और उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाया, और इसीलिए पिछले 20-25 साल से तो जो आदमी लगभग 30 साल के अंदर ही वो आदमी विधायक बन जाए और उसके बाद में वो 50 से ऊपर निकल जाए, कुछ नहीं बने, तो इसका मतलब क्या है? शायद अगर सैग गोत्र में शादी नहीं करते तो भविष्य अच्छा हो सकता है। समाज इसको अलाउ नहीं करता, हमारा समाज इन चीजों के लिए, चाहे कोई भी हो, ये राजपूत समाज इस चीज के लिए तैयार नहीं है। जो हमारी जो आपने कह दिया, ये गोत्र की शादी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन भाई बड़ा है कि अपनी जो जिद कहें या मतलब एक जो रीति रिवाज है वो कहें, लेकिन भाई से बातचीत कब से नहीं हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, ये सबसे ऊपर है। इसके लिए चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें होती है। हमारे जोर होते थे, और वो जोर संसार में बहुत सी जातियां हैं जो लड़ाई में जीती है, हारी है, सफलता है सफलता जाओ, लेकिन उसके बाद हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेकिन ऐसे उदाहरण ये कहाँ मिलेंगे आपको? जो राजस्थान के अंदर जोर का इतिहास है, वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरे ऐसी हिस्ट्री है? आदमी तो चले गए थे, हंसती हंसती महिलाएं अग्नि स्नान करती हैं। तो ये जो चीजें थी, ये हमारा जो राजपूत संस्कृति है, हमारे राजपूत संस्कार है, ये बहुत हमारे बड़े भाई की वाइफ को भाभी माँ बोला जाता है, और दूसरे परिवारों के अंदर उनको माँ नहीं बोला जाता। दूसरे समाजों के अंदर, हमारे समाज में जब बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो भाभी जो माँ होती है, उस डेथ के बाद में वो फुल माँ हो जाती है। और दूसरे समाज है जिनके अंदर वो उससे भाभी से शादी हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अंता के विधानसभा उपचुनाव में आप नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए, और राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, परिस्थितियां निर्भर करती हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि नरेश मीणा का साथ आपको मिले तो आपको जाट वोट भी मिल जाए, मीणा भी मिल जाए, राजपूत का भी एक कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं, और इसके तरीके से आप शिवम गुड़ा अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ता है तो वो जीत सकते हैं? नए तो यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे हैं, आपको बताऊं, और नए में ये जो एक प्रयोग जो रणबीर के रूप में हम कर चुके और उसके रिजल्ट भुगत चुके, उसके बाद में नए में इसके लिए तैयार हो। इसके लिए तैयार नहीं हो कि वो भाई तो मेरे और भी हैं, लेकिन बेटा मेरे एक ही है, मुझसे नहीं खोना चाह रहा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है अध्यक्ष की, उसको मैं बहुत भुगत भी रहा हूँ और उसको नजदीक से जानता हूँ। सारे अध्यक्ष जो चरित्रवान ही है, इसमें जो सारे के सारे अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं सारे, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा।
गुड़ा साहब दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और दुश्मनी भी उतनी ही तरीके से निभाते हैं। अशोक गहलोत के साथ जब दोस्ती थी तो बहुत अच्छे से निभाई, और जब विरोध कहें किसी बात का तो वो भी बहुत अच्छे से आपने देखिए, किया। अशोक जी गहलोत साहब जो हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी कथनी और करनी में भयंकर अंतर है। जिस अशोक गहलोत को दुनिया जानती है, जिसको, वो अशोक गहलोत है ही नहीं। अशोक गहलोत का एक दूसरा रूप इतना डेंजर है, इतना डेंजर है, जिसके अंदर वो अपने विरोधियों के लिए इतने बड़े डिक्टेटर हैं, इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि आप सोच नहीं सकते। और सोशल मीडिया पे तो ये चलता है जननायक और एकदम आम छवि वाला, जनता का एक सेवक। बात बताइए आप मुझे, सबसे बड़ा जननायक अपने बेटे को तो 2 बार चुनाव जिता नहीं पाए, और जो सरदारपुरा जो सीट है जोधपुर के अंदर, वो सैनी बाहुल्य है। कांग्रेस की सीट न हो, टिकट नहीं हो, सैनी बाहुल्य नहीं हो, मेरी तरह जाके कहीं से चुनाव लड़े तो जननायक का पता चले। ये सोनिया गांधी का ट्रस्ट था, उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। आगे दिखाने का काम, एक बार तो परशुराम मदेरणा जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में चेहरा दिखाया गया था, फिर इनको 1998 के अंदर, फिर उसके बाद में सीपी जोशी का चेहरा दिखाया गया था 2008 के अंदर, और दिखाया, लड़की दिखा दी कौन सी, शादी कर दी कौन सी, तो जनता के साथ तो गलत ही हुआ है। और इसके बाद में सचिन पायलट का चेहरा दिखाया था 18 के अंदर, और उसके बाद में वो आ गए थे। अब जिस सोनिया गांधी ने अशोक जी पर इतना ट्रस्ट किया, उनके जो पर्यवेक्षक थे खड़गे और अजय माकन, उनकी क्या दुर्गति हुई, और उसके बाद में सोनिया जी से जाके माफी मांगते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल, आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में अशोक जी के समाचार परमानेंट समाप्त हो गए। मैं यदि कब राजनीतिक एबीसीडी जानता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, ये चाहे एक भ्रम की पॉलिटिक्स करते हैं, अशोक गहलोत साहब इस जन्म में जिस ऊंचाई पर जाने थे चले गए, अब इनको ढलान में है जाना है, और गांधी परिवार इन पर कहीं से भी भरोसा नहीं कर सकता। पर ये तो कहेंगे ना कि राजनीति के जादूगर हैं, और कहीं भी कांग्रेस अगर मुश्किल में फंसती है, अशोक गहलोत को भेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो चेहरा आपका था ही नहीं, और उसके बाद में आप 200 सीट पर चुनाव लड़ते हो और आपके पास 21 सीटें आती है। ये आपकी जादूगरी है। 200 में से 21 लेके आते हो आप, 156 के 56 कर देते हो आप, और जब आप पूरा राजस्थान का खजाना लुटाने के बाद 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर्जा था राजस्थान सरकार के ऊपर 70 साल में, और इस 5 साल में वो कर्जा बढ़ के 6.5 लाख करोड़ का हो गया, लगभग डबल। सारा खजाना खोलने के बाद सरकार नहीं बना पाई। ये जादूगरी है अशोक जी की। सबसे सेफ सीट दे के लेके गए, एक बार बेटे को 4.5 लाख से हरा ले, और एक बार वो, आप कभी मिले हो जो जालोर सिरोही का जो कैंडिडेट है उससे, जी लुम्बा राम, मिले आप उससे? उनके परिवार को देखा है? बहुत ही नॉर्मल आम वो उनके परिवार के लोग, उनकी वाइफ नरेगा में काम करती थी, और उस आदमी के पास खुद का 4 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर भी नहीं था। उस आदमी ने राजस्थान के सबसे बड़े जननायक को कितनी बुरी तरह हराया। तो अब आप इनको जननायक कहेंगे? अशोक गहलोत जी गोटीबाज हैं, अच्छी गोटियां फिट करते हैं, और गोटी फिट करने के अंदर मैनेजमेंट के माहिर हैं। बाकी जननायक वननायक का कोई लेना देना नहीं है। सचिन पायलट तो अब साथ आ ही गए ना, किसके? कुछ ना कुछ तो ऐसा है। देखिए आप किसी भी मंच पे आप देख लीजिए, आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ नजर आते हैं, बातचीत करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं आपको, सचिन पायलट जी, मैं जितना उनको जानता हूं, जिस तरह की भाषा से उनको नवाजा गया है, जिस तरह के शब्द, तो मैं तो उनको धैर्य की दाद देता हूं। हमारी तो चमड़ी इतनी मोटी नहीं है कि हमें कोई इस तरीके से बोल दे हम उसका जवाब नहीं दें। अब वो उस आदमी का धैर्य बड़ा है, लेकिन
एक लेवल से ज्यादा धैर्य कमजोरी बन जाता है, एक लेवल से ज्यादा। तो मैं जहां तक समझता हूं, और कांग्रेस अभी धैर्य है कि क्या है, कमजोरी है? क्योंकि शायद उन्हें भी ये लग रहा है कि शायद अशोक गहलोत के साथ रहेंगे तो पहले तो सरकार ही रिपीट हो जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा या नहीं बनेगा वो तो अलग बात है ना, तो शायद उनको भी ये लग रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी हर वो काम करती है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। जिस आज विधानसभा के अंदर सचिन पायलट विधायक है, अशोक जी गहलोत भी विधायक है, ये लोग एमएलए हैं, और जूली जी लीडर विपक्ष है, अपोजिशन लीडर है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से, जैसा बढ़िया जवाब लीडर अपोजिशन होकर अशोक जी गहलोत दे सकते थे कि सारी चीजें उनके हाथ से हुई हैं, 25-30 साल की सारी चीजें उनको पढ़ना ही नहीं पड़ता, और वो टीकाराम जूली जी नहीं दे सकते। और जिस लेवल का जवाब है सचिन पायलट साहब दे सकते हैं, वो जवाब भी दूसरे लीडर नहीं दे सकते। लेकिन एक कांग्रेस की, आपको बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की राजनीति आप देखते समझते हैं तो किसी बीजेपी को छोड़ के किसी भी प्रदेश ने के अंदर किसी ने भी कांग्रेस को अपने पूरे मन से धक्का दिया तो कांग्रेस साफ हो गई। अरविंद जी केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में धक्का मारा, ममता बनर्जी ने, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने, नीतीश जी ने, और आरजेडी के लालू जी ने, जिसने भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे कहीं भी, किसी ने भी कांग्रेस के मन करके धक्का मारा हुआ, कांग्रेस के समाचार समाप्त हो गए। ये लिमिटेड कंपनी है, इसमें आधे से ज्यादा तो अनुकंपा नियुक्ति के लोग हैं। इसके अंदर जितने विधायक, सांसद, नेता है, 50% तो अनुकंपा नियुक्ति के, जिनके पिता की डेथ हो गई, बेटा आ गया उसकी जगह। और उसके बाद में कुछ जातियों के बेस पर है, कुछ रिजर्व कोटे के बेस पर है, ऐसा कुछ सिस्टम है। कहाँ है पार्टी का? तो ये अरबी भाजपा की भी स्थिति अब वही है। जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं, लाल डायरी का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। लाल डायरी है भी, क्योंकि हम झुंझुनू में गए विधानसभा चुनाव के दौरान तो लोगों ने कहा लाल डायरी तो है ही नहीं। अब लोगों ने कहा तो उनकी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था, हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी का। क्या ये राजनीतिक फंडा था या क्या था ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, महेश जी जोशी जेल में जाते हैं, क्या वो जो बिल पास हुए और 24 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साइन भी हो जाते हैं, 24 घंटे के अंदर सीएम के साइन भी हो जाते हैं, उसी टाइम में मंत्री के, जो फाइल 6 महीने में जहां से नहीं निकलनी चाहिए थी वो 1 दिन में हो जाते हैं, उसके अंदर सजा सिर्फ महेश जोशी को मुकदमा एक। इस पूरे खेल के अंदर ऊपर का सिस्टम है। और इसमें जब मैं विधानसभा के अंदर गया था तो मेरे हाथ में कोई डायरी थी, जब मैं विधानसभा स्पीकर के सामने था तो मेरे हाथ में डायरी थी। अब उसके अंदर जब मुझे बाहर मार्शल लेके आए तो मेरे हाथ में डायरी नहीं थी, तो क्यों छीन ली उन्होंने? उसमें कुछ था ही नहीं, मैं टेबल कर रहा था, उसको क्यों नहीं करने दिया? और नहीं था ही नहीं तो फिर उसको छीना क्यों? है वो लाल डायरी? आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने मीडिया को दिया भी था, बाप बेटू के दोनों के कर्म। आरसी के चुनाव में पैसे का लेन देन का सीधा सबूत दिए थे, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? अब सरकार बन गई इनकी, तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से लोग करते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, पक्ष विपक्ष। हो सकता है बीजेपी सोच रही हो सचिन पायलट को हम यदि यहाँ लीडर बना दिया, फिर अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, फेस बना दिया, तो अशोक गहलोत हमारे काम आ जाएंगे, और यदि अशोक गहलोत को बना दिया तो सचिन पायलट हमारे काम आ जाएंगे। ऐसा सोचते होंगे बीजेपी के लोग, मुझे सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन ये सोचा जा रहा होगा यदि सचिन पायलट को सपोर्ट यदि कांग्रेस ने फेस बनाया तो अशोक गहलोत हमारे काम आ जाएंगे, और यदि हम कार्रवाई करेंगे तो वो हमारे काम नहीं आएंगे। आपने क्या सोचा था? अशोक गहलोत को आप अपने बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम में बुलाते हैं, वो
हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, समय की कमी होती है लेकिन तब भी पहुंचते हैं। उसके बाद पता नहीं आपका मन बदलता है या राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी, आप सचिन पायलट के साथ नजर आते हैं, उनके लिए बयान देते हुए नजर आते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है आप दोनों के बीच में कि अशोक गहलोत से ऐसे संबंध खराब हो गए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अशोक जी गहलोत को मुझे बुला के और मेरे से रिजाइन मांग लेते। क्या मुख्यमंत्री का अधिकार होता है किसी का इस्तीफा ले ले, किसको मंत्री रखे किसको नहीं, ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। वो मेरे से रिजाइन मांग लेते, उसके बाद में रिजाइन नहीं देता तो बर्खास्त कर देते। मतलब आपको बताऊं, उन्होंने तोप से खरगोश मारा, तोप से बर्खास्त की कहाँ जरूरत थी? अरे जिसने तुम्हारी 2 बार सरकार में 6 एमएलए दिए, जिसने दुनिया भर के प्रलोभनों के ठोकर मार के तुम्हारी सरकार को बचाने का काम किया, फ्रंट के अंदर लड़ा, और हर जगह जिस लेवल पर तुम्हारे, और उस आदमी को आप बर्खास्त कर रहे हो, एक बार पूछ लेते। क्या ये चोट इतनी दिल पे लगी है कि कभी आप अशोक गहलोत से बात कर पाएंगे? क्या संबंध वैसे हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी जहां तक समझता हूँ मैं, आज 23 फरवरी है 2026, जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, और टाइम ही डाल लेना, और आपको तो लिख के दे दो, लिख के, अशोक गहलोत का गेम दी एंड हो गया, समाचार समाप्त। हमारा तो जो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा अलग बात है, लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति परमानेंट खत्म हो गई। अशोक गहलोत के ऊपर दिल्ली और गांधी परिवार कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये अलग बात है, मजबूरियां होती है, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली 10-12 साल से, और आज में नहीं है। ज्यादातर स्टेटों में उनकी सरकारें नहीं है, पैसे की उनको जरूरत पड़ती है। तब लास्ट मोमेंट के अंदर बिहार में बुला के इनसे और उस सीटों के तालमेल वाली फॉर्मेलिटियां करा ली जाती है। बिल्कुल। आप चाहे ये बात तो कहनी पड़ेगी कि कोई भी चुनाव होता है उन्हें पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, पार्टी काम लेती है उनके अनुभव को, उनकी सोच को। मुझे एक बात बताइए, क्या किया इन्होंने वहां जाके? वो 2.5% वोट वाले को उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। क्या नाम था उनका? तेजस्वी। नहीं, तेजस्वी तो राजे वो थे, वो एक मल्ला समाज से थे, 2.5% वोट वाले, और वो 18% वाला मुसलमान। वो कह रहा कि आपने 2.5% वाले को तो आपने उप मुख्यमंत्री हमें दरी बिछाने वाला समझ लिया कि इससे उनका चुनाव खत्म हो गया। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ओवैसी की बात कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसने 6 सीटें मांगी थी इनसे कि मुझे 5 सीटें तो मेरी आई थी, 1 सीट में मैं बहुत कम वोटों से हारे थे, हम बहुत कम वोटों से, ये 6 सीटें हमें दे दो। क्यों नहीं दी? 5 सीटें तो उनके फिर भी आ गई, 8-9 सीटों पर वो नंबर 2 पर है। तो जब ये बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ जो ताकते उनको साथ क्यों नहीं ले लेते? और अशोक जी को तो इसलिए बुलाया जाता है कि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, आर्थिक रूप से भरे हुए हैं, और कैंडिडेटों को पैसे वैसे देने होते हैं, वहां जाके इनको आगे कर दिया जाता है कि ठीक है, कौन सा घर से लेके आया है, यहीं से तो इकट्ठा किया है, इसे थोड़ा बहुत निकालो, ये है, और क्या है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा का राजनीतिक आका कौन है? क्योंकि हर कोई तो ऐसा होता ही है कि आप जिससे सलाह ले लें या मुझे क्या करना चाहिए, कौन है वो? देखिए, आपको बता दूं, आपके आज तक के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, 3 बजट सरकार ने पेश कर दिए, अब इनको 2 बजट पेश करने, वो चुनावी बजट होंगे। इस राज की जवानी चली गई, और भाजपा के लिए ये सरकार आगे भयंकर चुनौतियां हैं। मुसलमान तो इनको वोट वैसे ही नहीं करता, एससी के लोग इनके खिलाफ ही है, जाट वोट इनको कर ही नहीं रहा। अभी जाट वोट करते तो मेरे झुंझुनू लोकसभा में बीजेपी ने 5 बीजेपी विधायकों के टिकट 5 दिए थे। भाजपा ने झुंझुनू में और फतेहपुर को मिला के 5 टिकट बीजेपी ने जाट समाज को दिए, 5 के 5 हारे, और 30-40 हजार वोटों से हारे। और कांग्रेस ने 3 दिए, तीनों के तीनों जीते। कांग्रेस 3 जाट को टिकट देती है, वो तीनों जीतते हैं। बीजेपी 5 जाटों को टिकट देती है उसी लोकसभा के अंदर, 5 हारते हैं। सीकर के अंदर क्या हुआ, अब आपको बताना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट की सीटें थी। पर लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, क्योंकि सीधा सा सवाल है, राजनीतिक आका कौन है? कोई ना कोई तो किसी ना किसी का होता ही है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान में राजनीति काय की है? लाइजनिंग है, गोटियां फिट करते हैं, किस चीज की है? टोटल
कहाँ पार्टी है, क्या जातियां हैं। खेतड़ी के अंदर गुजर को टिकट देना है, बहरोड में यादव को टिकट देना है, ये आपका सूरजगढ़ है, आपका झुंझुनू है, मंडावा है, लक्ष्मणगढ़ है, आपका खंडेला है, ये आपको यहाँ आप ये जाट समाज को ये टिकट तय है, क्योंकि वो टिकट जाति के आधार पर मिलते हैं। पार्टी के आधार पर तो चेंज करो ना आप। यदि पार्टी का टिकट है तो खेतड़ी में आप गुजर मत लड़ाओ, मंडावा में आप जाट मत लड़ाओ। और आप यदि पार्लियामेंट के अंदर झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, जैसलमेर में सब आप जाट को टिकट दे रहे हो, बीजेपी भी उनको दे रही है, कांग्रेस भी उनको दे रही है, तो पार्टियां क्या गए? पार्टियां थोड़ी है, जातियां हैं, पार्टियां है ही नहीं। लाइजनिंग तो आपकी भी अच्छी है। लोग ऐसा कहते हैं कि आप पद पे नहीं हैं, आप इतने बड़े बड़े आंदोलन कर लेते हैं, काम भी करा लेते हैं, और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि राजेंद्र गुड़ा की है, भजन लाल सरकार से लाइजनिंग है, करवा लेते हैं अपने काम। देखिए मेरी बात सुनना, इस मामले के अंदर लाइजनिंग तो वो है जो अशोक जी गहलोत के खिलाफ विधानसभा का सबसे टुच्चा कैंडिडेट दिया जाता है, जिसको 10 दिन पहले चुनाव में नॉमिनेशन के टाइम उसको लिफाफा पकड़ाया जाता था, शंभू सिंह खेतर से जी को आप जाके वहां फार्म भर दो। और वसुंधरा जी के सामने मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर से झालावाड़ भेजा जाता है, 1000 किलोमीटर। तो वो सीटें दी है, ये है लाइजनिंग। यदि ये जो आप बात बता रहे हो, इसके अंदर भजन लाल जी तो बेचारे चुनाव से पहले थे ही नहीं, और भजन लाल जी तो इस मामले में तकदीर वाला आदमी है। मानसून अच्छा रहा, पानी के मामले में इनके काम 2-4 अच्छे, पानी के मामले में बड़े नेता जो नहीं कर पाए, भैरू सिंह जी, अशोक गहलोत, वसुंधरा जी जो नहीं कर पाए, वो भजन लाल जी के हाथ से हो गया। तो कृपा तो है उन पे, तकदीर का आदमी तो है। ठीक है, तकदीर तो खैर है ही, पहली बार का विधायक बन जाए, संगठन में काम किया हो और मुख्यमंत्री बन जाए, तकदीर है। पर राजेंद्र सिंह राठौड़ से आपके संबंध कैसे हैं? देखिए, राजेंद्र जी राठौड़ यूनिवर्सिटी के दिनों में हमारे सीनियर मोस्ट हैं, और एक इस पूरे मामले के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी का जमाना हो, चाहे उसके बाद का जमाना हो, और आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजपूत समाज को आप जाके देख लेना, चाहे दिया को देख लेना, डिप्टी सीएम को, चाहे राज्यवर्धन को देख लेना, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह, उसको देख लेना। इनके घर जितने महीने में आदमी इकट्ठे होते हैं, रोज राजेंद्र राठौड़ घर में एक दिन में आते हैं। वो विधायक नहीं है। तो जो लीडर होगा, जिसके घर में लोग आएंगे, आज एमएलए नहीं है फिर भी लोग जाते हैं। और इसका खामियाजा, ये राजा महाराजा हमारे नेता नहीं है, ये तो 50 परिवारों के लीडर हैं पूरे राजस्थान के अंदर। हमारे लीडर कैसे हो सकते हैं? इन लोगों ने कभी राजपूत समाज के साथ कभी खड़े हुए ही नहीं। जब राजपूत पूरा लूट रहा था, पिट रहा था, राजपूत आजादी के बाद, उस टाइम में कहाँ थे ये लोग? प्रीवी पर्स लेके बैठे थे। तो ये भाजपा को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका जो सबसे बड़ा डेंट है, हमारे लीडर थोड़ी है, ये राजपूत समाज के लीडर नहीं है। राजपूत समाज के लीडर पोखरण के प्रतापपुरी जी हो सकते थे, बाबू सिंह हो सकता है, हमारा पुष्पेंद्र सिंह हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दिया कुमारी हो सकती है। कहां से होगी दिया कुमारी? दिया कुमारी कभी पूछना जिंदगी में, उसकी शादी में कितने राजपूत समाज के लोग गए, वो कितने परिवारों के वहां जाती है? कहाँ है? राजपूत से क्या लेना देना इनका? उन्होंने भी सहगोत्रीय शादी की। अब उसमें मैं खूब बोल चुका, खूब लंबी चौड़ी बातें हो चुकी, अलग सब्जेक्ट है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के नाम पर जो केस है, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है, और लोग तो आपको हिस्ट्री शीटर कह देते हैं। देखिए, हिस्ट्री शीटर क्या होता है? हिस्ट्री, जिसके मुकदमों की हिस्ट्री है, उसी को तो हिस्ट्री शीटर बोलते हैं। हिस्ट्री, इस मामले में 8-10 मुकदमे अशोक गहलोत ने वो हिस्ट्री बना दी। अशोक गहलोत ने बना दी हिस्ट्री। अब भी ये तो आपके सामने की बात है। उसके बाद भी भजन लाल जी के राज में 5-10 मुकदमे लगे, ये भी हिस्ट्री है। इससे पहले सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे, सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे, तो मुकदमे लगते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट पुलिस देगी, पुलिस सर्टिफिकेट देती है, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये अंग्रेजों के बनाए हुए नियम है। इस नियम के अंदर आप मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सारे काम पुलिस क्या करती है? सारी पुलिस जमीनों का धंधा करती है।
जितने भी है, चाहे थाने देख लो, प्रॉपर्टी के ऑफिस बने हुए हैं, ये सारे, चाहे जेब कतरे हैं, चाहे चोर है, चाहे लुटेरे हैं, चाहे डकैत है, जो जितने भी लोग हैं वो उनसे दिन भर उनसे वास्ता पड़ता है, सारा का सारा वो सर्टिफिकेट देंगे। ये सर्टिफिकेट कोई और दूसरी जगह मिलते, ऐसे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम से लड़ेगा, मैं आपको वो ये मुकदमे की बात, ऊपर वाले ने मुझे जब तक जिंदा रखा, चाहे मेरी उम्र 100 साल हो जाएगी, तब तक मुकदमे लगेंगे मेरे। मैं 90 साल का हो जाऊंगा, 80 का हो जाऊंगा, तब तक जद्दोजहद करूंगा। और इसके लिए क्या फर्क पड़ता है इनसे? आप पब्लिक के लिए, अच्छे काम के लिए, जनता के हिस्सों के लिए आप जेल में जाओ ना। आपके खिलाफ मुकदमे नहीं लगने चाहिए, किसी के शोषण के नहीं लगने चाहिए। अब लोगों की मदद करते हुए मुकदमा लगे तो 100 बार लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं अभी वो काना पहाड़ का मामला था झुंझुनू में, और 2000 से ज्यादा परिवार ब्लास्टिंग से परेशान थे, घर उनके टूट रहे थे, घरों में दरारें पड़ रही थी। उस टाइम हम वहां खड़े हुए, हमारे मुकदमे लगे ना, लगे ना। उसके बाद में ये गोठड़ा में सीमेंट फैक्ट्री पर, वहां मुकदमे लगे। एक गुजरों के बच्चे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी पुलिस, और वो उन लोगों से पैसे ले रहे थे, गरीब आदमी था, और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी पुलिस। मुकदमे में कार्रवाई नहीं करी थी, वहां मुकदमे लगे ना, लगे। कल परसों एक जयपुर में भी लगा है, एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी यहाँ घायल आदमी के लिए, और टोल वाला रास्ता नहीं दे रहे थे, कोई गाड़ी वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे टोल वाले, मैंने बैरिल ऊंचा करके एम्बुलेंस को निकाला, वहां भी मुकदमा लग गया। होगी ना लिस्ट। आप दिल से बयान देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जो राजनीति की समझ रखता है उसे पता है बहुत अच्छे से कि कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता है। बड़ा सोच समझ के कहाँ टारगेट करना है आपको पता है बहुत अच्छे से। तो आप ये जो बयान देते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, आपको बताऊं, कोई ऐसा नहीं है, कभी पढ़ के स्पीच मैंने दिया नहीं। विधानसभा में हम खड़े थे, भ्रष्टाचार की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कौन है दूध का धुलावा? आपने देखा होगा मेरा, बिल्कुल इन हाउस यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है, करप्शन तो यहीं से। तो आप देख रहे हो, ये जो पिछले दिनों को विधायकों से पैसे वैसे पकड़े गए सारे, यदि इस मामले में मैंने कहता 10-5 लोग बच जाए तो अलग बात है, बाकी ये तो सारे, ये चुनाव जो लड़ते हैं कैसे लड़ते हैं? पैसे नहीं लगते, कहाँ से आते हैं पैसे? एक नंबर के आते हैं। चुनाव आयोग ने तो सीमा 40 लाख की कर रखी है। इस सीमा के अंदर एक भी आदमी चुनाव लड़ता है? 40 लाख रुपए में विधायक का चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? करोड़ों करोड़ों रुपए, तो सारे लोग ही, कहाँ से आता वो पैसा? और फिर जिनसे पैसा लेकर उनकी मदद भी करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार वाला जो मामला है, इसमें मैं तो आपको ये कहूंगा कि नेता जितने भी हैं उनका भ्रष्टाचार तो कम ही है। भ्रष्टाचार तो सबसे टॉप का आईएएस और आईपीएस का है। और इसके अंदर आप कहाँ जाके देखो ना, आप आरटीओ को उठा के देख लो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको उठा के देख लो, आबकारी को उठा के देख लो, पीडब्ल्यूडी को उठा के देख लो, बिजली को उठा के देख लो, सभी जगह तो। ये बात आपने पहले भी कही है राजेंद्र जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नेता पैसा खाते हैं लेकिन खर्च भी करते हैं, अफसर कहीं खर्च नहीं करता है। तो क्या आप उन नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि मैं भी तो नेता हूं और मुझे भी तो चुनाव लड़ना पड़ता है? मैंने ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ नेता जो है, मैंने हाउस में कहा कि उसकी तो आउटगोइंग हो जाती है, इनकमिंग के साथ साथ इन अफसरों की तो आउटगोइंग है ही नहीं। और आपको पता है, आप जेडीए कमिश्नर वहां जाके देखना कि आंखें खुल जाएंगी किस लेवल का करप्शन है। कमिश्नर जो जेडीसी बैठा है उसका जिस लेवल का हमारे जेडीए के अंदर है करप्शन है, उसमें आप आईएएस का जो करप्शन है उसके सामने तो कोई कहीं नहीं टिकता। लेकिन वो ठीक है, चल रहा है। आपका आय का स्रोत क्या है? क्या आपके आय का इनकम का सोर्स क्या है? मेरा देखिए, आपको बताऊं, खेती बाड़ी है, घर में खेती बाड़ी है, जितनी हमारी जरूरत है उसका काम हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो मेरी पृष्ठभूमि रही है, जिसमें ये व्यवस्थाएं है ना, दाल रोटी की व्यवस्था चल जाती है,
और इसके अलावा हमारे जो समर्थक हैं वो हमें चुनाव में मदद भी करते हैं। और 2008 का चुनाव जब मैं लड़ रहा था तो जब मैं स्पीच दे रहा होता था उस टाइम में लोग मेरी जेब में पैसे डाल रहे होते थे। मेरे स्पीच देते देते मेरी जेब में 1-2 लाख रुपए आ जाते थे और मैं वहीं से काट के उस गांव में वो दे देता, भाई तुम अपना ऑफिस चलाना है ये। और जब आदमी ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करे तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको आपके सामने वाले जिन लोगों की आपने मदद की है वो लोग आपकी मदद करते हैं। तो चुनाव के पैसे की तो व्यवस्था हो ही जाती है। और कई बार तो हमारे पास पैसे बचते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं उसके बाद हमारे लोग हमें इतना पैसा खर्च, चुनाव होने के बाद हमारे पास पैसा बच जाता है। ये तो अब अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? उदयपुर वाटी, झुंझुनू या नीम का थाना? देखिए आपको बताऊं, मैं तो ये सोच रहा हूँ झोटवाड़ा भी अच्छी जगह है, ये राजपूत भावलिया ये क्यों नहीं लड़ लूं। और सरदारपुरा से भी चुनाव लड़ा जा सकता है अशोक गहलोत के सामने। यदि अशोक जी चुनाव लड़े तो मेरा मन कर रहा है मैं वहां से भी जाके लड़ूं, वहां क्यों नहीं लड़ सकते। और काफी 10 एक सीट ऐसी है, चाहे जैसलमेर हो गया, सीव हो गया, आपका जोधपुर के अंदर है, ऐसे बहुत सी सीटें है, कोलायत है, बहुत सी ऐसी सीटें जहाँ राजपूत बाहुल्य सीटें हैं, तो वहां से लड़ा जा सकता है। और दूसरा चुनाव नीम का थाना से भी लड़ा जा सकता है। ससुराल है आपकी? ससुराल भी मेरा वोटर भी है, वो चुनाव लड़ा जा सकता है। ये इशू इतना बड़ा नहीं है, चुनाव समीकरण का है। चुनाव में आपके क्या किया क्या नहीं किया ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपने किसका काम किया, क्या डेवलपमेंट किया, चुनाव समीकरण का है। समीकरण बन गया, चुनाव जीत जाओगे आप। समीकरण आपके खिलाफ हो गए तो आपकी सारी तैयारी धरी रह जाएगी और आपके खिलाफ चला जाएगा। अब आप कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट से कैसे संबंध है आपके? तो सचिन पायलट साहब के बारे में आपको बता दूं कि मेरा अब सचिन पायलट जी से कोई ज्यादा लंबे चौड़े मिलना जुलना कम ही हो रहा है। और मैं उस लीडर को पसंद करता हूँ, युवा है और कांग्रेस में बचा ही कौन है। यूथ में सारे ज्योतिराव सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, आपको पता है कौन कौन सारे लोग जा चुके। और कांग्रेस में तो देखे जाए तो एक ही तो आंख है। अब इसको क्या तो मीचेगा क्या खोलेगा, तो कांग्रेस बात है, कांग्रेस तो इसको भी फोड़ना चाहती है। सचिन पायलट लीडर तो है। सचिन पायलट ने 21 सीटों से 99 की थी और उसमें अपने समाज का लीडर है। मतलब उनका समाज उनके पीछे एक लाइन में खड़ा होकर चलता है। यूथ में करेज है, माइनॉरिटी में भी है, सभी समाजों में सचिन पायलट का, मतलब मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की तारीख में सचिन पायलट नंबर 1 है। उसके बाद भी सारी गिनती 10 से नीचे हो, 10 के बाद चालू हो, है ही नहीं नंबर 2, है ही नहीं। अरे अशोक जी तो नहीं। आप अंता विधानसभा के उपचुनाव में रहे, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा सब साथ नजर आए। हनुमान बेनीवाल से कैसे संबंध है? देखिए हनुमान बेनीवाल वो भी आप ही की तरह दिल से बोलते हैं, तो कोई मैं भी बयान बताऊं दे आपको, देते हैं। हनुमान बेनीवाल का जो पॉलिटिक्स है वो अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपने लेवल पर पॉलिटिक्स करते हैं। और जिस तरीके से वो आज सांसद है, लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जाट समाज में यूथ में उनका करेज है। और इसके अलावा भी अगला लड़ रहा है जो आदमी जो लड़ता है, तो उसमें मैं हनुमान बेनीवाल, बाकी दूसरे जो जाट लीडर हैं, यदि कांग्रेस और भाजपा के जो जाट लीडर हैं, मैं इनसे हनुमान बेनीवाल जी को ठीक मानता हूँ। राजस्थान में सबसे पसंदीदा नेता कौन सा है आपका? राजस्थान में नेताओं की बात यदि की जाए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो भरत सिंह जी ईमानदार थे, दुनिया में चले गए। धुरु मियाँ जी ईमानदार थे, दुनिया में से है। लेकिन हेमाराम जी चौधरी वो ईमानदार लीडर थे। अब एक बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो ईमानदारी तो है ही। हाँ, ये तो अब तो ईमानदारी बची नहीं।
और भाजपा के अंदर गुलाब चंद जी कटारिया ईमानदार नेता थे। गुलाब चंद जी कटारिया ईमानदार नेता थे। और कोई एक आधा कोई और भी होगा, लेकिन वो सिद्धांत की बातें करते हैं। जनता को सिद्धांत थोड़ी चाहिए। राव राजेंद्र साफरा जो सांसद जयपुर से हैं, वो व्यक्ति ईमानदार तो है और विद्वान भी है, वक्ता भी है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल है उनके, जो सिद्धांत है, उनसे आम आदमी का भला नहीं होता। अच्छे पार्लियामेंट में अच्छे बोल लेते हैं, अच्छी चीजें रखते हैं, एज ए मैन बड़ी आदमी है, एज ए मैन। लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि अच्छा होना और उपयोगी होना वो दो अलग है। जनता के लिए उपयोगी नहीं है वो, और आदमी बढ़िया है, बढ़िया आदमी और उपयोगी नहीं हो तुम। आपने अभी कुछ देर पहले यूथ की बात की। जब यूथ लीडर का नाम आता है तो रविंद्र भाटी का नाम भी आता है, क्योंकि भीड़ उनके साथ चलती है। राजपूत भी हैं, आपके समाज से ही आते हैं। आपको लगता है उनका भविष्य उज्जवल है? क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? होना चाहिए। इस मामले में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यंग आदमी है, पॉलिटिक्स करेंगे, अगले 50 साल राजनीति के लिए उनके पास समय पड़ा है। और उनके पास जो पश्चिमी राजस्थान है, वो राजपूतों का वहाँ प्रभाव है। जोधपुर जो लोकसभा है वो राजपूत बाहुल्य सीट है। और जैसलमेर बाड़मेर में जो उससे पहले जसवंत सिंह जसोल ने चुनाव लड़ा था, तो 4.5-5 लाख वोट उन्होंने निर्दलीय लिए थे। तो वहाँ जैसलमेर में, और अब शिव जो विधानसभा है जहाँ से रविंद्र भाटी विधायक हैं, उसमें 70,000 से ऊपर राजपूत है। तो जहाँ इतने राजपूत होंगे तो वहां तो राजपूत विधायक जितना राइट बनता, उनके सामने मुसलमान है, वहां दूसरे तो कोई है ही नहीं। अब मुसलमान 2 थे, राजपूत भी 2 थे। को बीजेपी ने जो स्वरूप सिंह को टिकट दिया था वो तो 20,000-22,000 वोटों पर रह गया था। लेकिन काम वो करा लेते हैं, रविंद्र भाटी नहीं करा पाते। अब मैं बताऊँ आपको, वो तो पार्टी है, उनका सिस्टम वो अलग बात है। लेकिन अमीन खां तो हमारे साथ मंत्री रहे, उन्हें 60-65,000 वोट पड़े उनको। अब वो मुसलमान के वोट 2 जगह हो गए, राजपूतों के वोट 1 जगह हुए, इसलिए 2-3,000 वोटों से जीते थे विधानसभा का। तो समीकरण बन गया उनका। विधानसभा के अंदर यदि रविंद्र भाटी को भाजपा का टिकट मिल जाता तो रिजल्ट शायद ये नहीं होता। टिकट कटना उनका भाग्य खुल गया। बिल्कुल। और उसके बाद जो पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ, अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छा चुनाव लड़ा, वोट भी अच्छे लिए। जी, राजनीतिक विचारधारा से अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो बीजेपी वाली विचारधारा ही कहेंगे। लेकिन अगर रविंद्र भाटी आपको फोन करे और ये कहे भाई साहब मुझे कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, क्या मैं कांग्रेस में जाऊं, मैं बीजेपी में जाऊं, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए, उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो शिव जो विधानसभा है उसमें मुसलमानों के वोट 80-90 हजार है। कांग्रेस वहां मुसलमान को टिकट देती है। तो यदि वो वहां कांग्रेस में जाएंगे तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, वैक्यूम ही नहीं है। क्योंकि वो मुसलमान तो वोट मुसलमान को ही देगा, और मुसलमान को वहां टिकट भी मिलती है, तो वहां तो कोई लेना देना नहीं है। और उनके लिए तो बीजेपी के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, वहीं उनको जाना है, उनको जाना भी बीजेपी में ही है, और बीजेपी के अलावा उनका फ्यूचर हो नहीं सकता। तो इसलिए उनकी वो ये उनकी पॉलिटिक्स है, वो जाने। राजस्थान की राजनीति में जाट समाज का अपना महत्व है। कई विधायक हैं, सांसद हैं, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक टसल चलती रहती है कि जाट समाज का सबसे बड़ा नेता कौन। क्या ऐसी टसल राजपूत समाज में भी चलती है, और आपकी नजर में राजपूत समाज का सबसे बड़ा लीडर कौन है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे राजपूत समाज का जो सबसे बढ़िया लीडर जो था वो आईवान सिंह जी हुड्डील थे। और उन्होंने जिस तरीके से राजा महाराजा और जागीरदारों के प्रति, इनके प्रति, ये कहीं से भी जो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो राजपूत और बहुत से उनकी किताब है उसमें जिस तरीके से आईवान सिंह जी ने कहा है राजा महाराजाओं के लिए कि ये सारे के सारे अंग्रेजों के पीछे लगू थे, और अंग्रेजों के यस मैन थे, उनकी जी हुजूरी में काम करते थे। और इन्होंने समाज का तो पहले तो राजा महाराजे आगे थे, लीडर यही थे, अरे निकम्मे तो थे ही,
ये जितने भी हमारे राजा रजवाड़े थे, इनके पास इतने ज्यादा संसाधन वगैरह होने के बावजूद या तो इनको फ्रीडम फाइट करनी चाहिए थी। देश में जब आजादी की जंग हो रही थी तो ये कहाँ थे? उस जंग के अंदर ये जनता के लिए लड़े होते अंग्रेजों तो से। नेता ऐसे रहे होंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। राजस्थान के राजाओं ने तो नहीं किया, कोई ये एक सिंगल नाम नहीं है, सिंगल भी। और इसके अलावा तो इससे पहले तो आईवान सिंह जी थे। भैरू सिंह जी ने भी जो जिस तरीके से नेतागिरी की, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे विपरीत परिस्थितियों में, सारा इतना दुष्प्रचार था राजपूत समाज के खिलाफ, इतना दुष्प्रचार, सामंतवाद, ये लेकिन उसके बावजूद जो आज़ादी के 25 साल बाद में स्वतंत्र में वो चीफ मिनिस्टर बने और सफल चीफ मिनिस्टर बने, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। और राजस्थान में भैरू सिंह जी ने समाज के लिए क्या किया ये तो अलग बात है, कुछ नहीं कर पाए समाज के लिए तो, लेकिन उन्होंने एक राजस्थान के लीडर के रूप में छाप छोड़ी भैरू सिंह जी ने। तो उसमें उनकी लीडरशिप है, जो जिस विपरीत परिस्थिति में वो काम करके वहां तक पहुंचे, वो नेता थे भैरू सिंह जी। आपने कुछ देर पहले भ्रष्टाचार का जिक्र किया। किरोड़ी लाल मीणा भी घोटालों को उजागर करते रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार में हो, अपनी सरकार में हो, लगातार वो इस चीज को करते रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आप क्या सोचते हैं? और हनुमान बेनीवाल ने तो ये कह दिया अब किरोड़ी लाल मीणा मुझे छोड़ के चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो नरेश मीणा आ गया है। देखिए वो हनुमान बेनीवाल जाने उनकी बात है, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई कि पिछले 5 साल जब कांग्रेस का राज था तो सड़क पर तो किरोड़ी लाल ही लड़ रहा था। 5 साल जो संघर्ष किरोड़ी लाल मीणा ने किया वो भाजपा के किसी नेता ने नहीं किया। संगठन और विधानसभा के अंदर जो लड़ने वाला राजेंद्र राठौड़ था, नेता तो 2 ही है बीजेपी में, जिन्होंने संगठन की हो चाहे हाउस के अंदर जो लड़ाई लड़ने का काम किया 5 साल तक, वो राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला नहीं था, दूसरा कोई था ही नहीं। और सड़क पर किरोड़ी लाल जी का मुकाबला नहीं था। अब इस मामले के अंदर किरोड़ी लाल जी, मैं चाहे नरेश मीणा हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई और हो, किरोड़ी लाल मीणा का संघर्ष रहा है। और मेरी जानकारी के हिसाब से आज की तारीख में किरोड़ी लाल मीणा के बराबर संघर्ष करने वाला लीडर कोई सी पार्टी में नहीं है, न बीजेपी में न कांग्रेस में। और जो वो आदमी जिस तरह की, और आज भी 50 साल की राजनीति के अंदर वो मंत्री कितने न रहे, और मंत्री भी अब जिस तरीके से, और सच्चाई ये है कि भाजपा ने भी उस आदमी के साथ न्याय नहीं किया। जिस चीज का संघर्ष के हिसाब से जिस चीज का हकदार था उनको जहां होना चाहिए था वो आज वहां नहीं है, ये दुख की बात है। किरोड़ी लाल जी के लोगों में अच्छी पूंछ है और नेता है वो। अगर आप राजनेता नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए आपको शायद बहुत सी बातें जानकारी नहीं है, मैं उसको ज्यादा पब्लिश भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे 2-3 पक्ष और बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे। और जब मैं 1 साल में इंतजार करता हूँ बारिश आएगी, हम तालाब में, बांध में हम स्विमिंग करेंगे। बिल्कुल, वीडियो भी वायरल हुआ था पिछले दिनों। और एक बार तो आपने एक महिला को भी बचाया था। हाँ, कुएं में गिर गई थी जी। और इसके अलावा तो वो सर्दी होती है तो हम ये सोचते हैं कि हम घोड़ों पर राइडिंग करेंगे। और इसके अलावा चाहे गेम्स हो हमारे टाइम में, चाहे और कुछ हो। और इसके आज आपको एक बात बहुत अलग लगेगी जी। मुझे, यदि कोई अच्छा संत है, कोई अच्छा महात्मा है, यदि कोई आदमी, तो वो जो एक है आध्यात्मिकता, या वहां बैठ के वो, तो शायद है कि यदि राजनीति नहीं करूंगा यदि, तो आप मुझे उधर देखोगे। तो आज किसी को पता नहीं इस बात का, मैं पब्लिश भी नहीं करता। और मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं हूँगा तो शायद अब कहीं बैठ के वो मैं मेरी इस शरीर के बाद की जो यात्रा है उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा कि जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो उसके बाद मैं इस शरीर के अलावा कौन हूँ, इसकी
इसका मुझे पता चले, ये मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा बहुत करता भी हूँ। राजेंद्र जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, एक बाप भी बेटे का सगा नहीं होता और बेटा बाप का सगा नहीं होता है। अब चूंकि राजनीति में रहते हुए इतने साल हो गए और कई बातें ऐसी होती है जिनको बताने का मन करता है लेकिन दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सकते, तो ऐसी बातें आप किसे बताते हैं या किसी को भी नहीं बताते? देखिए, चीजों को अंदर रखना मेरी फितरत नहीं है, और मैं फालतू का बोझ नहीं ढोना चाहता कि चीजों को अंदर दबा दबा के बैठ के बिना मतलब कि उनको दबाने में जो अपनी ऊर्जा खत्म की जाए वो मैं नहीं करता। किसको बताते हैं फिर? मेरे जहाँ तक है, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, इस मामले में मैं काफी रिच हूँ, उनसे भी मेरी बातें शेयर होती रहे। मेरी सबसे ज्यादा जो खुल के बात होती है वो मेरी बेटी के साथ होती है। मैं परिवार में आज की तारीख में सबसे ज्यादा नजदीक हूँ किसी के, तो मेरी बेटी है। बेटा तो है, बेटी जी। पत्नी का योगदान कैसे देखते हैं पूरे सफर में? कितने साल हो गए शादी को? आज मेरी पत्नी ससुराल से घर आई थी 23 तारीख को, 22 को मेरी शादी हुई थी। अच्छा। 22 फरवरी को जी। कल मेरी शादी की सालगिरह थी। जी, बहुत बहुत लेकिन बधाई वो हो। बेसिकली मेरे घर आज ही आई थी, और मुझे ज्यादा नहीं 22 साल हुए हैं जी। शादी को। और मेरी जो पत्नी है वो, मेरी मदर खुश है उससे, मेरे फादर भी उससे खुश है, और सबसे ज्यादा समय वो मेरी वाइफ के पास बिताते हैं, मेरे माता पिता। तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही होगी, जिसलिए वो उनके पास आते, नहीं उनके पास और बहुत रास्ते हैं। मेरे मदर फादर के पास और बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन वो सबसे ज्यादा समय मेरी धर्मपत्नी के साथ बिताते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप खुश है, तो एक काम तो वो ये कर रही है। दूसरा, वो मुझे इंटरफेयर कभी नहीं करती, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं राजनीतिक सलाह देती हैं? नहीं, मुझे ये नहीं कहते कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये बरेकर नहीं बनती कि तुम ऐसो गैल ये पंगा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं कहती। मतलब मैं जब बैचलर था उसमें, और मेरे शादी होने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे नहीं रोका, कभी नहीं कहा कि तुम ये मत करो, उसने, और मैं उसको इंटरफेयर नहीं करता। राजनीति में जरा भी हस्तक्षेप करती हैं या नहीं करती हैं? क्योंकि परिवार राजनीतिक है, इतने सालों से आपको राजनीति करते देख रही हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं वो, तो क्या आपको कभी कोई सलाह देती हैं या नहीं देती हैं? कोई मतलब नहीं है इन चीजों वो से। राजनीतिक महिला नहीं है, वो अलग बात है कि मैं चुनाव लड़ूं तो महिलाओं से मिलने के लिए चली गई, कुछ बोल गई फलों पे, लेकिन वो राजनीति की वो नहीं है। वो मेरी समझ से उसका 3-4 घंटे का समय तो लड्डू गोपाल और कान्हा जी और वहाँ मंदिर में वो निकल जाता है, और फिर वो उसका वो अपनी दुनिया में खुश है, और वो मुझे ब्रेक नहीं करती, कभी नहीं करती। अच्छा, जब आपने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2009 में बसपा पार्टी से, आपको लग रहा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे या डर था कि पता नहीं क्या होगा? देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। 2008 का चुनाव था, और उसमें मेरे सामने राजपूत कैंडिडेट था कांग्रेस से, और हमारे वो मेरी सीट है वो राजपूत मेजोरिटी नहीं है, राजपूत वहाँ मेरी जानकारी के हिसाब से, जो संख्या के हिसाब से वहाँ जाट और सैनी बाहुल्य है, फिर वो एससी के भी 20-25 हजार वोट होंगे, 30 होंगे, और राजपूतों के वोट वहाँ 10-15 हजार वोट पोल होते हैं, और उसमें मेरे सामने उस चुनाव में 2008 वाले में रणबीर का फेलियर था, राजपूत कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट लेके आ गया था, कांग्रेस की टिकट लेके, और हमारे एक एक्स एमएलए थे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो 1980 में विधायक रहे थे, हमारे ठाकुर साहब भी वहाँ हमारे गुड्डा से, तो वो भी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो समीकरण तो मेरे पक्ष में थे ही नहीं, कांग्रेस का राजपूत मेरे सामने है, और एक एक्स विधायक थे वो जो ठाकुर साहब, वो भी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो हम राजपूत 3 हो गए थे,
उसके बाद भी जिन समाजों के 60-60 हजार वोट है उनके पास टिकटें थी, वो बीजेपी से लड़ रहे थे। मदन लाल जी सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये तो उस चुनाव में कोई ये नहीं सोच सकता था कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन मैं काउंटिंग में गया था तो मैं माला किसी ने मेरे अंदर डाल दी थी गले में, मैंने उस माला को निकाला ही नहीं था। तो किसी ने पूछा क्या है, मैंने कहा ये तो मेरी पढ़नी है माला। तो मतलब विश्वास था। हाँ, मुझे था, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीता, 8,000 वोटों से जीता। अच्छा, राजनीति में परिस्थितियां निर्भर करती हैं, क्या आपको कभी मौका मिले कांग्रेस में दोबारा जाने का, जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस का फ्यूचर, कांग्रेस को जिस दिन किसी ने खड़े होकर धक्का मार दिया, बीजेपी के अलावा कोई और, उस दिन कांग्रेस नहीं रहेगी। एक चीज बता, कांग्रेस पूरी जर्जर हो चुकी। मुसलमान कांग्रेस का जो मूल वोट है वो कांग्रेस को छोड़ने, वो कांग्रेस उनकी मजबूरी है, उनको अल्टरनेट मिल गया, उस दिन मुसलमान छोड़ जाएगा। और इस चीज को कांग्रेस भी जानते हैं, जो उसको वो मजबूरी बना रखे, जाएगा कहाँ, ये तो उसकी ये स्थिति है। आप ये देखिए कि कांग्रेस को 60% मुसलमान वोट देता है, 60%, इतना बड़ा वोट, उनसे सरकार बनती है। और पूरे राजस्थान में 5 साल में कैबिनेट मंत्री नहीं था, मुसलमान कैबिनेट नहीं था एक भी। तो ये इतनी ज्यादा, एक जिस समाज की वजह से अकेले मुसलमान की, मैं बताता हूँ, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, जाट हो, मीना हो, गुर्जर हो, कोई भी समाज, एससी हो, इतनी बड़ी परसेंटेज कांग्रेस को वोट नहीं करती जो मुसलमान करता है। और उसके बाद मुसलमान को आप कैबिनेट नहीं दो। एक अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री वो साले मोहम्मद को बना रखा था, साले मोहम्मद को। तो आप मुझे बताइए कांग्रेस कैसे बचेगी? आप शेड्यूल कास्ट के मामले की बातें करें तो शेड्यूल कास्ट में आज बीजेपी को शेड्यूल कास्ट के वोट कम पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र के अंदर अर्जुन मेघवाल जैसा एक नेता खड़ा कर दिया। इनके पास है कोई लीडर ऐसा कांग्रेस के पास? तो ये जहां तक है, महेंद्रजीत मालवी जैसा ट्राइबल का लीडर छोड़ के चला गया, फिर अब वापस मजबूरी वापस उधर चला गया, उसके बेचारे की दुर्गति हो रही है। और आज ट्राइबल के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्या हो रहा है वहां पर, वो राजकुमार रोत ने इनकी धुआं निकाल दी। कांग्रेस 30 नंबर की लड़ाई लड़ रही है वहां। उधर ये नरेश मीणा इधर आ जाएगा तो ये कांग्रेस यहाँ जो पूर्वी राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को लीडर नहीं बनाते हैं, तो कांग्रेस यहाँ 30 नंबर पर चली जाएगी। तो ये जो आप बता रहे हो कांग्रेस में जाने की बात, तो मैं जहां तक समझता हूँ कांग्रेस को ठीक करे, गरीब की लड़ाई लड़े, गरीब की आवाज बने, मुस्लिम्स को भी थोड़ा उसमें सम्मान मिले, ऐसा दूसरों को भी सम्मान मिले, कुछ लोगों की पॉकेट में नहीं रहे। अब जहां तक मैं कहता हूँ जो दिल्ली की जो सिचुएशन है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वोट तो आज भी बीजेपी के पास तो एक ही वोट है और विपक्ष के पास तो 3 वोट है, 75%। लेकिन वो उनकी रणनीति अच्छी, इसलिए वो चेप देते हैं इनको। अच्छा, फिल्में देखने का शौक है आपको? कोई थोड़ी बहुत। नायक फिल्म देखी है आपने, अनिल कपूर वाली? देखी। कैसी लगी आपको और आपने कब देखी? क्या लगा कि एक राजनेता होने के नाते क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या सिर्फ ये ऊपरी ऊपरी बातें हैं? देखिए, हकीकत है कि मुख्यमंत्री जब चलता है धरती धूसती है, हिलती है। और ये सारे पावर चीफ मिनिस्टर ने सेटलाइज कर लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इस लेवल पर बदलाव कर सकता है, इस लेवल पर कि जनता के लिए वो सब कुछ कर सकता है। एक लीडर की पावर बहुत बड़ी होती है साहब। मैं भाजपा से किसी नेता को मैं ठीक नहीं मानता, नितिन गडकरी को छोड़ के। उन्होंने किस तरीके से सड़कों के मामले में जो जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो उस आदमी को दाद दे, उसके पास विजन है, लीडरशिप है। तो एक लीडर, उसने पूरे हिंदुस्तान की सड़कें, आज करोड़ों करोड़ लोगों को क्या सुविधा है। आज हम दिल्ली जाएं तो 2 साल से पकड़ के आप दिल्ली जाओ, 2-2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हो। जिस तरीके की जो
ये काम किया उन्होंने। आज जो एक्सीडेंट के जो ब्लैक स्पॉट है उनको किस तरीके से चिन्हित करके वो आदमी ठीक करा रहा है। तो लीडर आप जो नायक की जो बात कर रहे हो आप, चीफ मिनिस्टर यदि कोई यहाँ जितने भी चीफ मिनिस्टर बने राजस्थान में सारे दिल्ली ने बनाए हैं आज तक। राजस्थान की जनता ने एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। कांग्रेस तो पर्ची सरकार कहती रहती है। अब ये पर्ची सरकार कांग्रेस कह रही है इसको। अशोक गहलोत जी क्या थे? कौन से जनता के, वो भी दिल्ली की चॉइस ही थे। आज जितने भी है इधर आपके हरियाणा के अंदर तहसीलदार सैनी है, वो क्या है? कभी जानते थे, कभी नाम सुना? नायब सैनी। अब वो नायब सैनी उसका, अब उधर जाके आप ऑल इंडिया का बीजेपी का अध्यक्ष बनाए, कोई नाम नहीं सुना था, किसी नहीं जानते थे। और जितने और चीफ मिनिस्टर बने हैं, मध्य प्रदेश के सीएम को सुन देख लो, मोहन यादव को कौन जानता था? तो ये अकेले ये भजन लाल जी के लिए ये चीजें क्यों होती है? अशोक जी कौन से? एक न एक दिन सभी नए होते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं। अच्छा, अब जल्दी जल्दी जवाब देना है, एक शब्द में अपनी राजनीति। मजलूमों की मदद करना, कमजोर आदमी की चेहरे पर, गरीब के चेहरे पर, दलित के चेहरे पर और जिस चेहरे पर मुस्कान लाना। जी। सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी कौन है आपका? मुझे नहीं लगता कोई नहीं है। अशोक गहलोत? ये तो एंड हो गया, राजनीति समाचार समाप्त हो गए, कहाँ है सोच के? अच्छा, राजनीति में दोस्ती संभव है? हाँ, आराम से। जी। सत्ता या सिद्धांत? सिद्धांत। क्या एक गलती जो दोबारा नहीं करना चाहेंगे? मैं अच्छा, जब कोई आप बयान दे देते हैं, विवादित बयान, आपकी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ जी, आप कह देते हैं कि ये सड़क तो हेमा मालिनी के गालों से ज्यादा चमकती है, आप ऐसे बयान दे देते हैं, आपको अफसोस होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो हेमा मालिनी का मैंने नहीं कहा था, वो लालू यादव ने कहा था। अच्छा। हेमा मालिनी की जैसे गालू जैसी सड़क बना देंगे बिहार के पटना की सड़कें, ये लालू यादव का जवाब था, मेरा नहीं था। एक बात और हम कहीं बैठे थे, लेकिन ये बयान तो आपका भी था। मेरा जो बाद में शायद आप भावावेश में आकर कह गए होंगे, हेमा मालिनी, क्योंकि दिल से तो आप बोलते हैं ना। हेमा मालिनी का नहीं था, वो कैटरीना की चर्चा चली थी। जी जी जी। कैटरीना कैफ की चर्चा चली थी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा ने तो मूवी से दुनिया की सबसे सुंदर महिला है, वो मेरी पत्नी है जी, है ना। तो मुझे और दूसरे बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आपको ये एक बात बता दूं, है ही नहीं राज सवाल बोलने का। तो पीछे से किसी समर्थक ने, मैं कैंप में बैठा था, कोई बातें कर रहा था, किसी ने वो नाम रिपीट किया, मैं नहीं जानता था कैटरीना कैफ कौन है, मैं नहीं जानता। और कुछ नौजवानों ने कहा, वही शब्द मैंने बोल दिया था, बाकी मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। एक सवाल और मन में आ रहा है, चूंकि चारित्रिक रूप से देवी के उपासक आप हैं, पत्नी को भी जिस तरीके से आपने उनके बारे में बताया, अपनी बेटी के जितने आप करीब हैं, एक तरफ ये सारी बातें हैं और एक तरफ आपके बेटे के जब डांस का प्रोग्राम होता है तो उसमें बाहर डांसर्स आती हैं। देखिए, आपको एक बात बताऊं छोटी सी, जो आप जो बात बता रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा है कि वो जो कार्यक्रम था वो कोई शोक सभा नहीं थी, मेरे बेटे का जन्मदिन था। और हमारे कोई भी खुशी के टाइम के अंदर पीढ़ियों से ये मनोरंजन के लिए, पीढ़ियों से, महाभारत काल से भी, महाभारत काल हो चाहे उसके बाद का टाइम हो, चाहे ये इसके अंदर जब खुशी के मौके के ऊपर ये नृत्य करना, डांस करना और उसमें महिलाओं का भी होना, ये एक पुराने कल्चर का हिस्सा रहा है इसमें। और मुझे इस मामले में कोई अफसोस नहीं है। कभी मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं उससे ज्यादा बढ़िया डांस करवाऊंगा। बिल्कुल, आप राजनीतिक ताकत दिखाते हैं अपने बेटे के जन्मदिन पर। वो नहीं, मैं डांस की बात कर रहे हो, मेरे बेटे का जन्मदिन हो और उसके अंदर मैं सरकार में मंत्री और उसके अंदर डांस वो नहीं होगा, लोग उसमें एंजॉय नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है? अच्छा, कभी मन में आया है कि राजनीति छोड़ दूं, क्या संभव में आया है? देखिए, मेरे ऊपर बोझ नहीं है पॉलिटिक्स वाला,
मैं आपको ये लगता है कई बार कि हम बहुत सारा काम करने के बाद भी कई बार लोग पॉलिटिक्स में कई बार वो आदमी बहुत ज्यादा काम करने के बाद, सारे लोग व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम, पूरा टाइम देने के बाद भी लोग आदमी को चुनाव हरा देते हैं। और कुछ भी नहीं करने के बाद आदमी चुनाव जीत जाता है। और उसमें ये लगता है जैसे आज आप उदयपुर वाटी के अंदर जिस तरह के हमारे वहाँ विधायक बने हैं, वो मैंने प्रधान भी बनाया था उसको, और वो मेरे लंबे टाइम तक मेरे पास रहा था। वो उसको 15 अगस्त और 26 जनवरी उदयपुर वाटी में उसका स्पीच नहीं होता, उसके हाथ से झंडारोहण नहीं होता, उसको ये पता नहीं कि विधायक का प्रोटोकॉल क्या है। तो इतना दीनहीन और लाचार भी यदि नहीं होना चाहिए, ये फिर ये लगता है कि एक विधायक की पद की जो गरिमा है, जो अधिकारी उसके साथ ये कर रहे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, और उसको भी ऐसी जिल्लत नहीं जीनी चाहिए। वो तो ये, और फिर अफसोस भी होता है कि देख जनता का फैसला है। बिल्कुल, जनता का फैसला है। आखिरी चरण में हम हैं, व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को कोई सलाह आप देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा राजस्थान के आवाम से कि ये मंदिर मस्जिद से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठो और हमारे प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार के लिए सरकारें कुछ करे। आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और हमें इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय असली मुद्दे हैं जिनसे हम हट जाते हैं, उन पर हमें आना चाहिए। और राजस्थान सरकार को यूथ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काम करना चाहिए कि नौजवान को रोजगार, नौजवान को जो अब ये 6 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, इसमें यदि अकेला राजेंद्र गुड्डा आज भजन लाल जी की जगह होता तो मैं उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का बजट अलग से यूथ के लिए दे देता। ये दूसरा, ये जो डर की राजनीति है, इससे बाहर आना चाहिए। ये मुसलमान हमारे हैं, ये हमारे भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, हमारे देश के लोग हैं, ये हम में से ही है, ये काबुल से नहीं आई, ये अरब से नहीं आई, यहीं से है। और इसके अंदर ये जितने भी लोग हैं, इनके साथ ही हमें अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। और ये पॉलिटिक्स है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान से भी बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, युवा जो इस देश की ताकत है, इस देश का भविष्य है, उनको एक ही चीज चाहिए, रोजगार। और हिंदू मुसलमान से किसी का भला नहीं होने वाला है। ये देश हमारा है और हम सबका है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। और मुझे लगता है कि ये जो चर्चा हुई होगी राजेंद्र जी, बड़ी सार्थक चर्चा हुई होगी, आपको भी मजा आया होगा। हमने लगभग सारे सवाल जानने की कोशिश की है और आपने भी बेबाकी से उनका उत्तर दिया है। धन्यवाद आपको। जी बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगली बार फिर किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।